वेलकम लिसनर्स टुडेज टॉप न्यूज स्टोरीज। आज हम एक डीप डाइव कर रहे हैं ऐसी अहम खबरों पर जो शुरू में थोड़ी अलग लग सकती हैं। राइट। जैसे कि मौसम का अचानक बदलना, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ तक कि कॉरपोरेट आईपीओज। एग्जैक्टली। और देखने में भले ही ये अलग टॉपिक्स लगे, पर इन सब के बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन है। बिल्कुल। और हमारा मिशन आज सिर्फ खबरें पढ़ना नहीं है, बल्कि इन कनेक्शंस को समझना है जो इन इवेंट्स को ड्राइव करते हैं। हाँ, क्योंकि आजकल हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। सप्लाई चेन्स हों या क्लाइमेट पैटर्न्स, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सही कहा आपने। तो चलिए आज की सबसे पहली और काफी गर्म खबर से शुरुआत करते हैं। न्यूज बाय टाइम्स ऑफ इंडिया और आईएमडी। ये हीट वेव वाली वार्निंग काफी अलार्मिंग है। मध्य प्रदेश में तापमान 43 डिग्री क्रॉस करने की उम्मीद है। और चिंता की बात सिर्फ गर्मी नहीं है यहाँ, उसके साथ एक और अनएक्सपेक्टेड चीज हो रही है। राइट। अचानक आंधी तूफान और बेमौसम बारिश की संभावना। अथॉरिटीज ने तो पीक आवर्स में बाहर निकलने से तक मना कर दिया है। मतलब ये कंफ्यूज्ड वॉशिंग मशीन साइकिल जैसा नहीं लग रहा? कंफ्यूज्ड वॉशिंग मशीन, हाँ, ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठती है इस सिचुएशन पर। एक तरफ इतनी एक्सट्रीम गर्मी और दूसरी तरफ अचानक बारिश। मैं सोच रहा था इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी का हमारी खेती पर क्या असर पड़ता है। खेती पर तो इसका असर एकदम डेविस्टेटिंग होता है। ये चेंजिंग क्लाइमेट पैटर्न्स का डायरेक्ट नतीजा है। किसानों के लिए तो ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड बन जाता है। वो कैसे? देखिए, खेती कोई फैक्ट्री लाइन तो है नहीं। सॉइल को सीड जर्मिनेशन के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए। जब 43 डिग्रीज में मिट्टी पक जाती है और अचानक बारिश होती है, तो एक हार्ड क्रस्ट बन जाता है। ओ, जिससे बीट स्प्राउट ही नहीं कर पाते। वही तो, फसल खराब होती है, जिससे मार्केट में सप्लाई गिरती है और फिर सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ता है, क्योंकि फूड प्राइसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, मतलब प्रकृति का हर झटका सीधे हमारी इकोनॉमी को लगता है। बिल्कुल सही बात है। अब अगली खबर पर आते हैं जो दिखाती है कि प्राकृतिक आफतों के अलावा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी कितना बड़ा चिंता का विषय है। न्यूज बाय एसोसिएटेड प्रेस। ये जम्मू एंड कश्मीर वाले एक्सीडेंट की खबर सच में बहुत दर्दनाक थी। हाँ, वहां एक ओवरक्राउडेड बस एक ऑटो रिक्शा से टकराने के बाद गहरी खाई में गिर गई। 21 लोगों की जान चली गई और 40 से ज्यादा लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं। बहुत ही बुरा हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है और कॉम्पनसेशन भी अनाउंस किया है। रेस्क्यू टीम्स ने भी तुरंत रिस्पॉन्ड किया। पर मेरा एक सवाल है यहाँ, पूछिए। क्या इसे सिर्फ एक एक्सीडेंट कहना सही है? जब पहाड़ी इलाकों में ओवरलोडेड व्हीकल्स अलाउ किए जाते हैं, तो ये एक सिस्टमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेशन का बड़ा फेलियर नहीं है? मैं आपकी बात से पूरी तरह अग्री करती हूँ। हिली रीजन्स में रोड सेफ्टी, ओवरलोडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस बहुत गंभीर हैं। और ये बार बार रिपीट भी होते हैं। एग्जैक्टली। ये सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। पहाड़ी इलाकों में ऑपरेटर्स अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए व्हीकल्स ओवरलोड करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी कई बार स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट नहीं करते। एक तरह का साइलेंट एग्रीमेंट बन चुका है। हाँ, जहाँ इकोनॉमिक्स के आगे सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है। जब तक मास ट्रांजिट ऑप्शन सब्सिडाइज नहीं होंगे, ऐसी ट्रेजेडीज को रोकना बहुत मुश्किल है। वीक इन्फोर्समेंट की बात आई है तो सेफ्टी और रूल्स के सिस्टमिक इशू से जुड़ते हुए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ रूल्स तोड़ने का असर देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर पड़ रहा है। ये डोपिंग वाला इशू, राइट? हाँ, न्यूज बाय रॉयटर्स और वर्ल्ड एथलेटिक्स इंटेग्रिटी यूनिट ने इंडिया को डोपिंग के लिए कैटेगरी ए यानी एक हाई रिस्क नेशन घोषित किया है। ये हमारे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ग्लोबल एंटी डोपिंग लिस्ट में इंडिया का नाम मल्टीपल टाइम्स टॉप पर आया है। इसका मतलब अब इंडियन एथलीट्स की बहुत स्ट्रिक्ट टेस्टिंग और मॉनिटरिंग होगी, जिसका असर हमारे क्लीन एथलीट्स पर भी पड़ेगा। उन्हें बिना वजह सस्पिशन में कम्पीट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। रिपोर्ट कहती है कि बैंड सब्सटेंसेस का इजी एक्सेस और वीक इन्फोर्समेंट इसका मुख्य कारण है। ये तो वैसा ही हो गया जैसे क्लास में कुछ बच्चों ने चीटिंग की और पूरी क्लास को स्ट्रिक्ट इन्विजिलेशन में डाल दिया गया। सही एग्जाम्पल दिया आपने। और हम तो 2036 ओलंपिक्स होस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं ना। जब स्टेक्स इतने हाई हैं तो एनफोर्समेंट इतना वीक क्यों है? देखिए, बैंड सब्सटेंसेस का इजी एक्सेस एक चेन रिएक्शन क्रिएट करता है। ये सिर्फ स्पोर्ट्स इंटेग्रिटी का मसला नहीं है, ये देश की सॉफ्ट पावर और इंटरनेशनल रेप्यूटेशन पर एक धब्बा है। ग्रास रूट्स लेवल पर कोचेस और अथॉरिटीज पर मेडल्स जीतने का इतना प्रेशर होता है कि वो गलत चीजों को इग्नोर कर देते हैं। और जब तक हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, इंटरनेशनल बॉडीज का ट्रस्ट वापस नहीं आएगा। सही कहा आपने।
अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रेप्यूटेशन की इस खबर के बाद अब चलते हैं अगली खबर पर, जहां अंतर्राष्ट्रीय तनाव सीधे हमारी इकोनॉमी को हिट कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स और ट्रेड की अपडेट। हाँ, न्यूज बाय रॉयटर्स और इंडिया टुडे। यूएस और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट में काफी डिसरप्शंस चल रहे हैं आजकल। बिल्कुल, और इन डिसरप्शंस की वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं और शिपिंग कॉस्ट्स काफी बढ़ गई हैं। हालांकि इंडिया अपने बढ़ते यूएस एक्सपोर्ट्स के जरिए इस गेन्स को फिलहाल बैलेंस कर रहा है। पर एक्सपर्ट्स काफी वरिड हैं। अगर ये इंस्टेबिलिटी चलती रही तो इन्फ्लेशन जरूर आएगा। यहाँ तो इंडिया एक टाइट रोप वॉकर जैसा लग रहा है, एक रस्सी पर चलने वाला नाट जो एक हाथ में मिडिल ईस्ट ट्रेड और दूसरे हाथ में यूएस एक्सपोर्ट्स को बैलेंस कर रहा है। बिल्कुल। तो गल्फ रीजन की इन जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के सामने ये बैलेंस आखिर कब तक टिक सकता है? और हम यहाँ किसी देश का पक्ष नहीं ले रहे, बस इकोनॉमिक असर समझना चाहते हैं। देखिए, मैं बताती हूँ। एनर्जी सिक्योरिटी और शिपिंग रूट्स का सीधा कनेक्शन आम आदमी की जेब से होता है। मतलब महंगाई बढ़ेगी। जब शिपिंग लेन्स डिसरप्ट होती हैं तो वेसल्स पर वॉर रिस्क सरचार्जेस लग जाते हैं, कॉस्ट डबल ट्रिपल हो जाती हैं। ये एक्स्ट्रा कॉस्ट सीधा ऑयल प्राइसेस और फिर डेली नेसेसिटीज के प्राइसेस में ऐड हो जाती हैं। ओह, मतलब ग्लोबल टेंशन का डायरेक्ट असर हमारे ग्रोसरी बिल पर दिखेगा। एग्जैक्टली। सप्लाई चेन डिसरप्शंस बड़ी कंपनियों को नहीं, डेली यूज की चीजों को भी महंगा कर देती हैं। चलिए, जहां एक तरफ ग्लोबल टेंशन से इकोनॉमी पर खतरा है, वहीं अगली खबर थोड़ी पॉजिटिव है। कुछ ग्लोबल प्लेयर्स इंडियन मार्केट में बहुत कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। आप पेरनॉर्ड रिकार्ड के आईपीओ प्लान्स की बात कर रहे हैं ना? हाँ, न्यूज बाय रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग। फ्रेंच लिकर जायंट पेरनॉर्ड रिकार्ड अपने इंडियन बिजनेस यूनिट के लिए एक आईपीओ प्लान कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल डेवलपमेंट है। वो मेजर फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ मिलकर लोकली लिस्ट होने के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, पर यह दिखाता है कि इंडिया कितना बड़ा और ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट है। बिल्कुल, और आईपीओ होने पर इस सेक्टर का पूरा कंपटीशन बदल जाएगा। मैं यही सोच रहा था कि क्या ये आईपीओ किसी फॉरेन ब्रांड के पूरी तरह से लोकल होने का इशारा है? क्या अब एमएनसीज इंडिया को सिर्फ माल बेचने का हब नहीं, बल्कि वेल्थ क्रिएट करने का हब मान रही हैं? हाँ, आप इसे वेल्थ क्रिएशन हब का शिफ्ट मान सकते हैं। इसके पीछे इंडियन कंज्यूमर्स का चेंजिंग बिहेवियर सबसे बड़ा ड्राइवर है। चेंजिंग बिहेवियर मतलब लोग अब ज्यादा खर्च कर रहे हैं? हाँ, जिसे हम प्रीमियमाइजेशन कहते हैं। राइजिंग इनकम्स की वजह से लोग अब हायर एंड प्रोडक्ट्स प्रेफर कर रहे हैं। इसलिए एमएनसीज कैपिटल मार्केट के जरिए फंड्स रेज करके लोकली एक्सपैंड करना चाहती हैं। तो एक तरह से ये इंडियन इकोनॉमी पर उनका ट्रस्ट दिखाता है। डेफिनेटली, ये दिखाता है कि एक्सटर्नल शॉक्स के बावजूद इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने के लिए काफी स्ट्रांग है। लेकिन कॉर्पोरेट मार्केट की इस पॉजिटिविटी के बीच अगली खबर एक ऐसी चेतावनी है जो हमारी इकोनॉमी के सबसे बड़े आधार से जुड़ी है, यानी खेती से। न्यूज बाय रॉयटर्स। हाँ, ये एल नीनियो वाली वार्निंग काफी सीरियस है। फोरकास्ट के अनुसार 2026 में एक स्ट्रॉन्ग एल नीनो इवेंट हो सकता है, जिससे इंडिया का मॉनसून वीक हो जाएगा, जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारी 70% एनुअल रेनफॉल मॉनसून पर डिपेंड करती है। बारिश कम होने से सिर्फ खेती नहीं, बाकी चीजों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। राइस, व्हीट, कॉटन सब प्रभावित होगा। और उसके साथ फूड प्रोडक्शन गिरेगा और रूरल इनकम्स भी हिट होंगी। जिससे फूड प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और यहाँ तक कि हाइड्रो पावर जनरेशन पर भी असर पड़ेगा। इकोनॉमिस्ट्स वार्न कर रहे हैं कि इससे पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो सकती है। गवर्नमेंट के लिए भी काफी पॉलिसी चैलेंजेस खड़े हो जाएंगे। सही बात है। ये काफी बड़ा आयरॉनिकल पॉइंट है कि चाहे हम कितनी भी टेक और बड़ी बड़ी आईपीओज की बात कर लें, हमारी इकोनॉमी का इंजन आज भी 70% बादलों पर ही डिपेंड करता है। प्रकृति सबसे ऊपर है, राइट? तो क्या हमारी गवर्नमेंट और इकोनॉमी इस क्लाइमेट शॉक के लिए पहले से तैयार है? सच कहूं तो तैयारी काफी कॉम्प्लेक्स होती है ऐसे केसेस में, क्योंकि एग्रीकल्चर और रूरल इनकम का सीधा असर बाकी सारी इंडस्ट्रीज और इन्फ्लेशन पर पड़ता है। रूरल इनकम गिरने से मार्केट डिमांड क्रैश हो जाती है। फूड प्राइसेस बढ़ने से रिजर्व बैंक को इंटरेस्ट रेट्स हाई रखने पड़ते हैं, जिससे लोन महंगे हो जाते हैं। तो एल नीनो सिर्फ एक मौसम का बदलाव नहीं है, ये एक डोमिनो इफेक्ट है जो सब कुछ गिरा सकता है। इतने सारे शॉक्स और डर के माहौल में तो आइए देखते हैं हमारी आखिरी खबर। इन सारे ग्लोबल टेंशंस और आने वाले क्लाइमेट थ्रेट्स का हमारे स्टॉक मार्केट पर आज क्या असर दिखा। न्यूज बाय रॉयटर्स। मार्केट का रिएक्शन यहाँ सच में ध्यान देने वाला है। वही तो, यूएस ईरान टेंशंस और एक्सटर्नल प्रेशर्स के बावजूद इंडिया का स्टॉक मार्केट आज स्टेबल रहा। सेंसेक्स और निफ्टी बेंचमार्क इंडाइसेस में एक्चुअली मार्जिनल गेन्स देखे गए।
हाँ, जबकि आम इन्वेस्टर को शायद हैरानी हो रही होगी कि मार्केट गिर क्यों नहीं रहा। जिनाओ, मुझे तो स्टॉक मार्केट एक प्रोफेशनल पोकर प्लेयर जैसा लग रहा है, जो इन सारे बैड न्यूज के बीच एकदम पोकर फेस बनाए बैठा है। मार्केट पैनिक क्यों नहीं कर रहा है? इसका कारण है प्राइसिंग इन। मार्केट्स फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पर ट्रेड करते हैं। अच्छा। यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट या एल नीनो वार्निंग, ये सब अब नोन रिस्क्स बन चुके हैं। इन्वेस्टर्स इन प्रोबेबिलिटीज को पहले ही समझकर कैलकुलेट कर चुके हैं। तो वो वेट एंड वॉच मोड में। एग्जैक्टली। जब तक कोई क्लियर जियोपॉलिटिकल सिग्नल या हार्ड डेटा सामने नहीं आता, तब तक मार्केट्स पैनिक नहीं करते। ये दिखाता है कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स कितनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हैंडल कर रहे हैं आजकल। इन सभी खबरों का निचोड़ निकालते हुए हम और एक्सपर्ट आप सबके लिए एक चिंताजनक सवाल छोड़ेंगे आज। हाँ, एक ऐसी बात जिस पर वाकई गौर करना चाहिए। आज हमने देखा कि चाहे वो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्पोर्ट्स रेगुलेशंस हों या ग्लोबल सप्लाई चेन्स हों, क्या हमारे ये सभी सिस्टम्स वाकई मजबूत और रेजिलिएंट हैं? या फिर हम बस एक बड़े झटके का इंतजार कर रहे हैं जो सब कुछ हिला देगा? यही सवाल है। श्रोताओं को इस बात पर विचार करना चाहिए कि उनकी अपनी लाइफ इन बदलते ग्लोबल पैटर्न से कितनी डीपली जुड़ी हुई है। क्योंकि अब हम आइसोलेट होकर नहीं जी सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।